नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक ऐसी खबर आपके समक्ष लेकर आया हूं जिस खबर से आप निश्चिंत हैरान होंगे कि आखिर ये खबर क्या है। यानी 4 राज्यों से बीजेपी अब मुक्त होने जा रही है। इन 4 राज्यों में चुनाव में बेदखल होने के बाद बीजेपी 2026 में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। ये 2026 बीजेपी के लिए बड़ी निराशाजनक रहने वाली है। 2026 में इस देश में 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और आसाम। आसाम के जरिए बीजेपी ने पूरे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी के हाथ से जैसे ही आसाम फिसला कि बीजेपी पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ कमजोर कर दी। साथ ही बीजेपी के सामने एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है कि वो ना तो पश्चिम बंगाल में अपने पांव जमा पा रही है, ना केरल में अपने पांव जमा पा रही है, न तमिलनाडु में अपने पांव जमा पा रही है, और ना ही पुडुचेरी में जो उसकी सरकार है वहां से वो बेदखल होने जा रही है। अब ये सब चीजें कैसे हैं, एक एक सबूत और आंकड़े से आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि 4 राज्य ये वो बड़े राज्य हैं जहां बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात करें तो ये 114 लोकसभा सीटें और 1 सीट पुडुचेरी में, यानी 115 लोकसभा सीटों का मामला है। और इन 115 लोकसभा सीटों में बीजेपी की हालत आसाम छोड़कर किसी राज्य में बहुत बढ़िया नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि जब तक विधानसभा चुनाव आएंगे बीजेपी के 4 से 5 सांसद और कम हो सकते हैं। वो 4-5 सांसद कहां होंगे ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, किस राज्य में होंगे ये भी बताएंगे। ऐसे में बीजेपी का जो आंकड़ा 240 का था वो भी कम होते दिखेगा। हालांकि इस दौरान जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहां उन्होंने परचम लहरा दिया। आप जानते हैं कि सरकार का डबल इंजन की सरकार में ही वो चुनाव धुआंधार जीतते चले जा रहे हैं। हालांकि एक डबल इंजन में भी उन्होंने हारने का इतिहास रचा है। दिल्ली केंद्र के अधीन है, केंद्र के अधीन अधिकारी है। ऐसे में इस बार केजरीवाल की नहीं चली और दिल्ली उन्होंने छीन ली। अब जम्मू कश्मीर या झारखंड इस बात के अपवाद हैं। हालांकि हेमंत सोरेन को फंसाकर एनडीए में शामिल कराने का हर तरीके का कुचक्र रचा गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि अगर वो एनडीए के साथ चले जाते हैं तो जो आदिवासी अस्मिता का वोट उनके साथ जुड़ा है वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के लिए 2026 का साल बेहद अहम रहने वाला है, और अगर इस 5 राज्यों में बीजेपी ने कम से कम 2 राज्यों में फतेह हासिल नहीं की तो फिर भाजपा की, मोदी शाह की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। अगले कुछ ही महीनों में देश के 5 राज्यों, अप्रैल या मई में 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। वो बंगाल जा रहे हैं, वो आसाम जा रहे हैं, वो अभी केरल गए थे जहां उन्हीं के जिलाध्यक्ष पर केरल के उन्हीं के मेयर ने एफआईआर करा दी। 19,70,000 रुपया जुर्माना लगा दिया जो बीजेपी को भरना पड़ेगा। ये चुनाव भले ही विधानसभा के हो रहे हो पर राष्ट्रीय राजनीति को भी बहुत मजबूती प्रभावित करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को कई नए राज्यों में स्थापित करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल देश की सबसे बड़ी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं।
ये विधानसभा का चुनाव काफी हद तक ये बताने में कामयाब रहेंगे होंगे कि मोदी सरकार की नीतियां कितनी असरदार हैं और विपक्ष को कितना एकजुट किया है। हम आपको एक एक करके इन राज्यों की मौजूदा सरकार, सियासी हालत और चुनाव की अहमियत पर अभी समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा जो राज्य है वो इन चारों राज्य में है पश्चिम बंगाल, जिसमें मोदी जी पूरा प्रचार प्रसार कर अपने को झोंके हुए हैं, प्रबल संभावना जता रहे हैं कि हम वहां चुनाव जीतेंगे। मोदी जी की वहां चाल नाकाम होती दिख रही है। मोदी जी वहां लगातार वाम दलों को एक्टिव करने के प्रयास में है, कांग्रेस को भी एक्टिव कराने के प्रयास में है, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी की चाल को भांपते हैं। तो ना तो वह कांग्रेस एक्टिव हो रही है, ना वाम दल एक्टिव हो पा रहे हैं। अगर वाम दल एक्टिव नहीं होते हैं और वाम दल बहुत ताकत से चुनाव नहीं लड़ते हैं और वाम दल जीत की ओर नहीं जाते हैं, तो बंगाल में बीजेपी को 50 सीट का आंकड़ा लेना भी इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बंगाल में 4 से 5 सांसद इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएंगे। अगर वो 4-5 सांसद तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं तो फिर मोदी जी के लिए और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पहले से ही अल्पमत में मोदी की सरकार है। यह आंकड़ा अगर धीरे धीरे घटा और इन राज्यों में मोदी की वापसी नहीं होती है तो बीजेपी के लिए बड़ी क्षति होगी, बड़ी कमजोरी साबित हो जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसने 2021 के विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीती थी, 48% वोट शेयर हासिल किया। ममता की लोकप्रियता, कल्याणकारी योजनाएं, उनकी ताकत, लेकिन आर्थिक चुनौतियां और गवर्नेंस के विवाद उनकी सरकार पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जो वो इतने के बावजूद कर पा रही हैं, एसआईआर को लेकर बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया है, वो सब पर मोदी बैकफुट पर पूरे पूरे आते दिख रहे हैं। बीजेपी 2021 में 77 सीटों तक पहुंची थी और बिहार में बड़ी जीत के बाद बड़ी तेजी से आक्रामक हो रही है। कांग्रेस यहां पहले भी कमजोर थी, अभी भी बहुत आक्रामक नहीं हो पा रही है, नेतृत्व के अभाव से जूझ रही है। अगर बीजेपी बंगाल में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती है तो यह उसकी राजनीति में सबसे बड़ा डैमेज साबित होगा, क्योंकि वो यहां से अपनी राजनीति को और बूस्ट करना चाहती है, एक ऐसे राज्य में सरकार लाना चाहती है जो उसके योग जोड़ घटाव से अलग है। तो ऐसे में उसके सामने ये बड़ी जटिल समस्या है कि वो इससे कैसे निपटे। अब बीजेपी के सामने इन 3 मुख्यमंत्रियों को सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डीएमके तमिलनाडु में, ममता बनर्जी बंगाल में, और विजयन, यानी अगर विजयन जाएंगे तो कांग्रेस आएगी, वहां बीजेपी का कोई खाता भी खुलना मुश्किल है। तो इन 3 राज्यों से गई, चौथा पंडुचेरी है जहां उसकी वापसी बहुत मुश्किल दिख रही है। अब बचा असम। अब असम पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब टीएमसी की हार उन क्षेत्रीय पार्टियों को लिस्ट में बीजेपी डालना चाहती है जो सभी क्षेत्रीय दल हार चुके हैं, लेकिन इस राज्य में अभी टीएमसी को हारता दिखाया नहीं जा रहा है। अब देखना है कि जब परिणाम आएंगे तब तय होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत वहां नहीं है। असम में फिलहाल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। 2021 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटें जीती थी और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। शर्मा पिछले कुछ सालों से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के साथ साथ एक ऐसे लीडर की छवि बनाई है जो विकास, सुरक्षा, पहचान की राजनीति पर जोर देने के प्रयास करते हैं, लेकिन विपक्ष वहां पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। और फिलहाल जो उत्तराखंड में त्रिपुरा का एक बच्चे का जान ले ली गई बच्चे की, उसके बाद पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। और यहां दो
टर्म सरकार रहने से भी एंटी इनकमेंसी है। अब हेमंता विश्व शर्मा क्या इज्जत बचा पाएंगे, या पूर्वोत्तर का द्वार कहे जाने वाले राज्य असम में सरकार बना पाएंगे, ये अभी दूर की कौड़ी है। हालांकि यहां बड़ी ताकत है, जिन जिन राज्यों में सरकार थी वहां बीजेपी ने वापसी की है, क्योंकि डबल इंजन अधिकारी और इंजन अधिकारियों का जोड़, चुनाव आयोग का जोड़, तो असम में वापस हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अगला जो राज्य है वहां तक चलें उससे पहले बताएं कि विपक्ष में कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मुस्लिम वोटों के दम पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाली एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगी। ये चुनाव बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका है। तो कांग्रेस यहां अगर अच्छा करती है तो विपक्ष के लिए ये बूस्टर डोज होगी। कांग्रेस अगर असम में वापसी करती है तो फिर कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज होगी। हालांकि कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसके लिए उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन प्रियंका गांधी को बनाया है कि प्रियंका जी थोड़ी सी वहां दिमाग लगाएं, दिमाग चलाएं और वहां सत्ता में। अब तीसरा राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेहरों से, नए चेहरों की तलाश या उनसे डीएमके की जंग होगी। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कोई जगह दिख नहीं रही। हालांकि जब संसद बनी तो सेंगोल लेकर गए, सेंगोल को राजदंड कहते हैं। अब राजदंड तमिलनाडु में वहां की जनता इन्हें सौंपेगी ऐसा तो कतई दिखता नहीं, लेकिन उस राजदंड को दंड के रूप में परिवर्तित करेगी भाजपा को, ये साफ साफ दिख रहा है। दरअसल तमिलनाडु में एम के स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की सरकार है, जिसने 2021 में 234 में से 133 सीटें जीती थी। जो सूबे को चला रही कल्याणकारी योजनाओं से 1.86 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और पार्टी करीब 2.5 करोड़ वोटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं, तो बीजेपी ने भी रोजगार की गंगा नहीं बहा दी है। एंटी इनकमेंसी फैक्टर तो है ही। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन भी अपना पूरा दम लगाए हुए हैं, जबकि विजय की टीवी के नई पार्टी के रूप में युवाओं को आकर्षित कर रही है। तमिलनाडु में जीत बीजेपी के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ का बड़ा मौका हो सकती है, जहां हिंदुत्व की सीमाएं हैं। वहीं विपक्ष के लिए डीएमके की हार इंडिया ब्लॉक को और कमजोर करती नजर आएगी, जो दिख नहीं रही है। बीजेपी को वहां स्पेस मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब चौथा राज्य केरल। केरल में एक बार फिर अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज करके विजयन के सामने यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। 2021 में 99 सीटें जीती थी। यह गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी चाहता है, लेकिन पिछले कुछ महीने इसके लिए अच्छे नहीं रहे हैं। विजयन सरकार का सामाजिक कल्याण और विकास पर जोर है, लेकिन आर्थिक चुनौतियां, मुख्यमंत्री की ऑटोक्रेटिल स्टाइल एक बड़ा माइनस पॉइंट है। 2025 स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस यूडीएफ ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो एलडीएफ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके तिरुवनंतपुरम नगर निकाय पर अपना मेयर बना लिया है और वह पिछले प्रदर्शन से बेहतर करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इन चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस और बीजेपी तीनों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, जो बीजेपी को तो बहुत बढ़त नहीं दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती दिख रही है। तो ये 4 राज्यों का जो आकलन दिया उसमें अब तक एक असम में बीजेपी ताकत में दिख रही है। अब 5वां राज्य पंडुचेरी है, जहां एनडीए के लिए वापसी आसान नहीं है किसी भी कीमत पर। पंडुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी कि एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन का सत्ता में है। 2021 में 30 सीटों वाली विधानसभा में एआईएनआरसी ने 10 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन फिलहाल गठबंधन में सब कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है। विपक्ष में डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पर अपना दावा मजबूती से पेश करती दिख रही हैं। लोकल गवर्नेंस और विकास के मुद्दे प्रमुख हैं। ऐसे में यह चुनाव बीजेपी के लिए दक्षिण में गठबंधन बचाने का टेस्ट है, जहां एंटी इनकमेंसी है।
भाई अगर कांग्रेस और डीएमके की फिर से हार होती है तो उसके लिए पंडुचेरी में अपना संगठन बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब पंडुचेरी में भी एनडीए बाहर होती दिख रही है। भाजपा के लिए यह सुनहरा मौका है कि इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा में चुनाव में बीजेपी दक्षिण और पूर्व में विस्तार का उसके लिए सुनहरा अवसर है। और कांग्रेस के लिए बहुत शानदार मौका है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। हिंदुत्व और मोदी ब्रांड पर दाव लगाकर बीजेपी क्या फतेह कर पाएगी, या फिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन और विजयन की सेकुलर छवि इस आडंबर को ध्वस्त करेगी, ये आने वाला 2026 का चुनाव बताएगा। अब देखना यह है कि इस सब चुनाव के पीछे 2026 में अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अपनी पैठ नहीं बना पाई तो 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा यहां से तय होना शुरू हो जाएगी। भाजपा अभी भी 240 सीटों पर है और 4 से 5 सांसद अगर इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी 235 सीटों पर आ जाएगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी किसी नई वैकल्पिक सरकार के लिए प्रोग्राम बनाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये 4 राज्यों से भाजपा बेदखल होती जरूर दिख रही है और इन राज्यों में बीजेपी कुछ खास करती नहीं दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। इन 4 राज्यों के बारे में आपका क्या मानना है, आप भी हमें अपनी कमेंट में राय बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।